अभी सर हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो इनकम टैक्स रिटर्न 2021, उसमें प्रॉपर्टी इनकम को, सैलरी की रिटर्न को हम पहले देख चुके हुए हैं। आज जो बिजनेस इनकम का पोर्शन है उसको हम ऑनलाइन देखेंगे, उसके कॉलम, उसकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह। बेसिकली जो बिजनेस सोर्स है इसमें सेक्शन 18 जो है वो डील करता है उसमें क्लास ऑफ इनकम है, कौन कौन सी इनकम जो है वो इस हेड में टैक्स होंगी। और 19 जो है स्पेकुलेशन बिजनेस का है, और 20 जो है वो एडमिसिबल डिडक्शन का है, उसमें पैरामीटर ले डाउन किए गए कि कौन कौन से एग्जाम्पशन है। और 21 जो है इनएडमिसिबल का है, 22-23 जो है अलाउंसेस बेनिफिट के हैं, 24 जो है वो प्री इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन होते हैं उस तरह के जो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है जिनको हम अमॉर्टाइज करते हैं उनका है। इस तरह 25, 26 आगे 27, 28 फाइनेंशियल वाले, बैड डेट वाले और वो है। इस तरह 30 आगे 31 जो है वो, फिर 32 जो है वो अकाउंटिंग सिस्टम के हैं, अक्रूवल सिस्टम के हैं। फिर इसी तरह आगे जो 35-36 है वो स्पेशलाइज हैं, जैसे स्टॉक एंड ट्रेड की वैल्यूएशन कैसे हैं। 36 जो है वो कन्स्ट्रक्शन बिजनेस जो है उसकी कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट कैसे बनते हैं या उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है। तो ये आगे फिर 56-7 जो है वो आपके जो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के हैं, तो उसके रिलेशन से वो हम बारी बारी दे लेंगे। इसमें बेसिकली बिजनेस में 3 कैटेगरी होती हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें आप रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर रॉ मटेरियल लेके आगे प्रोसेस करते हैं, उसके लिए स्टॉक भी 4-5 किस्म के होंगे। एक आपका रॉ मटेरियल स्टॉक का होगा, वर्क इन प्रोसेस का होगा, फिनिश गुड्स का होगा, स्टोर स्पेस होगा। ट्रेडिंग में एक ही फिनिश गुड्स का होता है, तो एक ट्रेडिंग है, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक सर्विसेज है। एक कंबाइन भी हो सकता है, क्या कुछ चीज़ों की आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, फिर साथ कुछ चीज़ों की ट्रेडिंग करते हो और साथ कोई सर्विसेज भी रेंडर करते हो, तो सारी चीज़ें भी इसमें आ सकती हैं। तो फिर आगे फर्दर आ सकता है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं और लोकल भी करते हैं। कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हो और रॉ मटेरियल करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग करके बेचते हो, कुछ फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते हो और ऑनवर्ड बेचते हो, इसी तरह ऑनवर्ड बेचते हो या आप एक्सपोर्ट करते हो, इसी तरह फिर ये आप सर्विसेज भी साथ रेंडर करते हो। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि इसमें पहले आपका हम बिजनेस में देखते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ये इसमें टोटल होगा कि नेट आपका तमाम हेड ऑफ इनकम के बाद एक्सपेंस लेस करने के बाद नेट इनकम क्या आएगी, टैक्सेबल जो होगी वो। तो पहले है आपने नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू से मुराद आपकी सेल ऑफ गुड्स भी है, सर्विसेज भी है या कोई और भी हैं, वो इसमें अदर देन सेल टैक्स के एक्सक्लूड करना है। इसमें से आप जहाँ वैसे अकाउंट्स में ये जो फेडरल एक्साइज या ब्रोकरेज या वहाँ ग्रास भी होती है, नेट भी होती है और डिस्काउंट भी, इसमें कमीशन और डिस्काउंट और फ्रेट आउटवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें जो आपने जनरली सेलिंग एक्सपेंस में या सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में दी होती हैं, तो वहाँ से आपने निकालनी है, वहाँ से निकाल के उसको सेल में से लेस करना है। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी टर्नओवर कम होगी और टर्नओवर कम होके आपके टर्नओवर टैक्स जो है वो आपको कम लगेगा। अदरवाइज आप वहाँ रखेंगे, यहाँ ग्रास रखेंगे, तो इस तरह फिर आपको जो टर्नओवर टैक्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट लग जाएगी। तो इस तरह आपका जो ग्रास प्रॉफिट है वो भी चेंज हो जाएगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाके आपका वही होगा जो यहाँ होगा। तो उससे पहले जो ग्रास प्रॉफिट में वो इतना ही फर्क होगा, जितना ये यहाँ आप लाएंगे एक्सपेंस में से उतनी टर्नओवर कम हो जाएगी, और ग्रास प्रॉफिट को अगर आप टैली करेंगे तो दोनों में इसका डिफरेंस होगा। इस पे यहाँ पे तो मैंने कमीशन डिस्काउंट को माइनस कर लिया, लेकिन अगर मेरी स्टेटस इनवाइस पे ये शोड है कोई 1 लाख रुपए की इनवाइस है जो इंक्लूडिंग कमीशन 1 लाख रुपए है, यहाँ पे मैंने वो कमीशन माइनस करके बाकी 95,000 लिख लिया, वहाँ पे मुझे कमीशन समेत सेल टैक्स देना पड़ेगा? कहाँ? सेल टैक्स के अंदर वहाँ तो जो दी उसके मुताबिक है। यहाँ अब ये इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में उन्होंने कहा कि सेलिंग एक्सपेंस लेस करना है, वहाँ अलाउ नहीं है। सेल टैक्स एक सेपरेट जो डिडक्शन है उसका अपना है, उसकी जो सेक्शन है 246 उसके मुताबिक वैल्यूएशन होती है, यहाँ उसके मुताबिक नहीं। यहाँ इसके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 18 जो है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन का है। तो वहाँ क्या करना है, किस तरह करना है, सेल क्या होनी है, ग्रॉस क्या है, ग्रॉस को नेट क्या करनी है, कितना रेवेन्यू कितना कैसे रिकग्नाइज करना है, रिकग्निशन है, उसकी रिकॉर्डिंग है, रिकग्निशन है और मेजरमेंट है। साल के एंड में जब मेजरमेंट करना है तो यहाँ हो सकता है इनकम टैक्स जो हमने अकाउंट्स बनाए कमीशन, ये यूजुअली परचेज कमीशन नहीं है, ये सेलिंग कमीशन है।
जो यूजुअली अकाउंटिंग में ये इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग एक्सपेंस है उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं कि ये इतनी सेलिंग कमीशन है या सेलिंग पे सेल पे डिस्काउंट है। ये परचेज वाला नहीं है। परचेज वाला डिस्काउंट जो है वो परचेज पे, अगर कम पैसे आप ट्रेड डिस्काउंट है, परचेज कम पे करते हैं तो वो परचेज में से लेस होता है। ये सेल वाला डिस्काउंट है। इसको इसके पैरामीटर इसको यूजुअली सेल में से इसको डिडक्ट करते हैं। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में डिस्काउंट को सेल में से लेस करते हैं, लेकिन कमीशन सेलिंग एक्सपेंस में लिख सकते हैं। इस तरह फ्रेट आउटवर्ड जो है वो ये यूजुअली डिस्ट्रीब्यूशन या वहाँ लिखते हैं, जैसे डिलीवरी चार्जेस हैं या फ्रेट आउट है या जितने भी हैं, कैरी फॉरवर्ड है जो सेलिंग पे सेल पे, तो उसको वहाँ लिखते हैं। यहाँ क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स में उन्होंने दे दिया कि इसमें से इसके रिलेटेड और डायरेक्ट आप इसी में से लेस कर लें। इस तरह आपका जो सेल टैक्स है या फेडरल एक्साइज है वो आप लेस करके एक्सक्लूड करके देखेंगे जो आपका आगे एडजस्टेबल है उसके मुताबिक। यहाँ समझ लें ऐसे है कि आपका नेट रेवेन्यू, नेट ऑफ फेडरल एक्साइज, सेल टैक्स, कमीशन और डिस्काउंट और आपका जो है क्या फ्रेट आउट है। हाँ जी, जो आप अगर सेल ग्रास सेल है ये है, आपने 10% कम पैसे ले लिए, आपने जल्दी पैसे दे दे। दो तीन किस्म के डिस्काउंट होते हैं। एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक ड्यू टू अर्ली पेमेंट डिस्काउंट होता है, एक क्वांटिटी डिस्काउंट होता है। तीन समझ। एक तो लिस्ट में लिखा हुआ है कि ग्रास अमाउंट इतनी है 5% डिस्काउंट है, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट करते हैं। पहले ही मेंशन है उस पे प्राइस पे, तो वो ट्रेड पे डिस्काउंट है। दूसरा ये है कैश डिस्काउंट को कहते हैं। अर्ली पेमेंट दे दे भी, 3 माह बाद पेमेंट देनी हो, कह भी आज दे दे तो मैं आपको 2% 3% कम पैसे ले लेता हूँ, तो वो दूसरा डिस्काउंट। तीसरा क्वांटिटी है, आपने कहा जी 2 चीज़ें देनी है 3 ले ले 1 फ्री, तो वो 3 चीज़ों की प्राइस होगी, वो क्वांटिटी डिस्काउंट होगा। पैसे उतने तो क्वांटिटी बढ़ा दिया आपने, ठीक है। तो यूजुअली यहाँ कैश डिस्काउंट जो है वो आपकी इनवॉइस में आता है, तो इनवॉइस ज़्यादा की पैसे कम लिए, तो जितने कम लिए वो फिर इधर आप नहीं, ट्रेड नहीं, ट्रेड तो ऑटोमेटिक कम होगा। कैश डिस्काउंट जो रिकॉर्ड में आएगा, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड में नहीं आता। यहाँ आपने इनवॉइस ज़्यादा की है, आपने की है कि 100 रुपए की इनवॉइस की है, लेकिन उसने अर्ली पेमेंट दी, आपने कहा 95 रुपए देते, तो इनवॉइस में तो सेल में बुक हुई है 100 की, तो पैसे कितने आए हैं 95, तो 5 रुपए आप सेल में से लेस कर दें ताकि डेटर के साथ ये मैच कर दें। वो भी कम पैसे देगा ना, नहीं परचेज में से, परचेज इसलिए कि उसने परचेज जिससे परचेज सप्लायर ने उसको कहा 100 रुपए की चीज़ है, उसको कहा आज ही पैसे दे देते 95 की, तो वो परचेज में से कम कर लेगा। वो वहाँ आप एज ए पेयर हैं, परचेजर हैं और सप्लायर आपको दे रहा है। यहाँ आप सेलर हैं, आप सप्लायर हैं, आप अगले को दे रहे हैं। वही ना, उससे अर्निंग वो सडनली उनकी एक स्कीम आ जाती है 10 दिनों के बाद से, सर अगर आप हमारे नेक्स्ट 10 डेज में पेमेंट करें तो हम आपको इतना डिस्काउंट देते हैं। अब हम ऑलरेडी परचेज रिकॉर्ड कर चुके होते हैं हमारी वो, तो उसी में से आप लेस नहीं, उस इनवॉइस में जाके कम नहीं करने, ठीक है ना। वो तो आपने बुक कर ली उसको कम करना है ना। अब इसके 2 असूल है ना, एक तो ये है कि आप परचेज में से लेस करें, दूसरा ये है कि आप उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें। आप कहेंगे ये वाला जो परचेज वाला कहाँ होगा, वो ट्रेडिंग एक्सपेंस में होगा, वो इसमें से आप लेस नहीं करेंगे, अलहदा एक्सपेंस में कर लेंगे, या परचेज को कम कर लें या अलहदा रिकॉर्ड कर लें, क्या फ़र्क पड़ेगा। अल्टीमेटली तो ट्रेडिंग में ही जाएगा। इसको अगर आप उधर वाले में जाके लिखेंगे तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट आपका ओवर स्टेट हो जाएगा, तो ठीक है ना, उतने आपने गवर्नमेंट अंडर स्टेट हो जाएगा। यहाँ आपने जो या बाकी नेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिपार्टमेंट डिफरेंट है। उसको डिपार्टमेंट जो है परचेज वाला वो कहेगा जी ये तो डिस्काउंट मैंने लिया है, फाइनेंस वाला कहेगा जी मैंने लिया, पैसे तो मैंने जल्दी दिए, तो वो कहेगा इधर आना चाहिए, ये कहेगा इधर आना चाहिए। उन्होंने कहा जी अर्ली पेमेंट ना होती तो कितनी परचेज थी। ट्रेडिंग वाला जो है जिसने बुक की है परचेज, आपके तो ज़्यादा की परचेज की ना, पैसे ना होते 3 माह बाद देते तो इतनी होनी थी, तो इससे प्रॉफिट कम होना था। तो फाइनेंस वाला कहेगा जी मैंने अर्ली दी है, ये तो फाइनेंस एक्सपेंस में से कम होना चाहिए,
कि फाइनेंशियल चार्जेस कम रिड्यूस हुए हैं, ताकि मैंने अर्ली पेमेंट की तो इतने पैसे बचाए, आप परचेज पूरी बुक करें, मुझे इंसेंटिव लेने दें, फाइनेंशियल में चार्ज करना चाहिए। तो ये यूजुअली कास्टिंग में ऐसे रूल होते हैं जहाँ हर डिपार्टमेंट अपने लिए अकाउंट फॉर होता है कि मेरी एफिशिएंसी है या उसकी एफिशिएंसी है, ये ट्रेडिंग वालों की एफिशिएंसी प्रोक्योरमेंट वालों की है या फाइनेंस वालों की। उनके जो प्रोक्योरमेंट वाले हैं उन्होंने तो पूरे पैसे किए, उनसे तो कुछ नहीं हो सका। ये तो मेरे पास पैसे थे, मैं अर्ली दिए, लेकिन मैं आपको इंसेंटिव दे दूँगी। ठीक है सर, इसी में अगर एक साल में सेल हुई है और अगले साल में अर्ली पेमेंट डिस्काउंट है, तो उस साल में किस साल में बुक करें? दूसरा अगले साल में कर सकते हैं। रेवेन्यू के साथ मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचिंग होता है तो उस साल है ही नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक मटीरियलिटी का भी कंसेप्ट होता है। अगर मटीरियलिटी में होता है कि मटीरियल अमाउंट है, मटीरियल अमाउंट है तो उसमें फिर आपके एरर, ओमिशन और रेक्टिफिकेशन भी होती है। तो ये आपका क्लोज जाके कहाँ हुआ है? ये साल तो क्लोज हो गया है ना, ये प्रॉफिट ओवर या अंडर होके कहाँ गया है? अकोमुलेटेड प्रॉफिट में या कैपिटल में? पार्टनरशिप है तो कैपिटल में, इंडिविजुअल है तो फिर भी कैपिटल में, अगर कंपनी है तो ये फिर आपका अनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट कह लें, अकोमुलेटेड प्रॉफिट है, वहाँ चला गया। यहाँ वो सुन ले ना, फिर बात पूरी सुन ले ना, वहाँ चला गया। ठीक है, तो आप पिछले साल तो आपने किया नहीं है, अब आप अगले साल या तो पिछले साल के अकाउंट सही करें, सही करके तो वहाँ फिर रिवाइज रिटर्न फाइल करें। अगर 5 सालों में आप रिवाइज कर भी सकते हैं, अगर आप इतना ही ज़रूरी है कि मैंने इसको इधर ही लेके आना है, तो फिर उधर जाएं, उसके अकाउंट रिवाइज करें, रिकॉर्ड करके फिर इसको अप्रूवल लें, लेके तो जहाँ जहाँ है उसको ले लें। ठीक हो गया। अगर आप इधर नहीं कर सकते, आप इधर नहीं करना, अगले साल में करना है, तो अगले साल में ओपनिंग प्रॉफिट को सही कर लें और डेटर को सही कर लें। ठीक है ना, उधर डेटर में पड़ा हुआ है ना, या डेटर में पड़ा हुआ है या क्रेडिटर में पड़ा हुआ है, तो उसको आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में एडजस्ट कर ले और क्रेडिटर में कर ले। अगर परचेज का है तो अगले साल के रिटर्न में भी आएगी हैं, फिर एडजस्टमेंट मैंने की ओपनिंग प्रॉफिट में या रिसीवेबल्स में, हाँ, उसकी इस रिटर्न का तो कोई लिंक नहीं। वो प्रॉफिट अगर आप चाहें कि मेरे ज़्यादा प्रॉफिट हो गया या कम हो गया, तो उतना फिर इसको रेक्टिफाई कर लें। अगर अकाउंट की हद तक रखना चाहते हैं आप, क्योंकि आपने ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया तो दोबारा ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मुझे कम टैक्स, ज़्यादा टैक्स हो गया, मैं कम करवाना चाहता हूँ, तो क्योंकि टैक्स लॉ में इस साल का एरियर अगले साल भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे एरियर है, आपने इस साल प्रोविजन डाल लिया है, डेटर में प्रोविजन डाल लिया है, तो या अलाउ हो गया या नहीं हुआ, या अक्रूवल आप करते हैं, तो आगे 5वें साल यहाँ तो उसके लिए प्रॉपर टैक्स लॉ में तो है, अगर 3 साल आप पे नहीं करते तो क्या करते हैं, उस साल में जाएं, मैचिंग का तो कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, आपने इस साल की है लाइबिलिटी 5 साल पे ही नहीं की, तीसरे साल चौथे साल वो अब इस साल में आके तो ऐड नहीं करेंगे, किस साल में करेंगे? तेरे मुताबिक तो मैचिंग के मुताबिक तो इधर आना चाहिए। ठीक है, ये मैचिंग कुछ सिचुएशन में लिमिटेड स्कोप में मैचिंग होती है। और ठीक है, टैक्स ने स्पेसिफाई कर दिया ना, अब इसको नहीं किया, क्या मैं लूंगा तो डिपार्टमेंट इस मेरे रिस्पांस को मानेगा? मैंने रिसीवेबल बुक किया और अगले साल अर्ली पेमेंट का डिस्काउंट भी दे नहीं, उन्होंने इसके लिए भी डील किया हुआ है ना, डिस्काउंटिंग, कोई डिस्काउंट हो, इंसेंटिव्स हो, कंसेशंस हो, कोई भी आपको बेनिफिट मिले, तो इसके लिए एक 34(5) है, एक आगे 62 है, या वो है, कोई भी इंसेंटिव आपको जब कभी मिलेंगे उसमें टैक्स हो जाएंगे। अगर आपने पहले अलाउबल आपको डिडक्शन आपने ले ली है, तो अगले सालों में उसका बेनिफिट मिल गया है, तो वो आपको उस साल में जिसमें बेनिफिट मिला है उस साल में आपको उसका बेनिफिट आप एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। वाइस वर्सा भी, दोबारा फिर आपको पैसे मिल गए तो उस साल जिसमें मिले उसमें फिर टैक्सेशन हो जाएगी। तो इसलिए आपका मैचिंग उन्होंने अकाउंट फॉर इधर कर लिया है लेजिस्लेटर। ठीक है, तो क्योंकि अकाउंटिंग एक सेपरेट चीज़ है, टैक्स एक अपना चीज़ है। टैक्स जो है ये एक स्पेशल स्टैट्यूट है, इसमें अपने रूल रेगुलेशन है। जहाँ कहीं आपको अकाउंटिंग को, वो अकाउंटिंग में तो खुद ही स्टॉक वैल्यूएशन की मेथडोलॉजी है, कंपनी ऑर्डिनेंस खुद डील करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग लहदा डील करते हैं। यहाँ मेथडोलॉजी और भी हो सकती है, वहाँ 5 हो, लाइफ हो, पता नहीं एवरेज हज़ारों है, डेप्रिसिएशन के हज़ारों मेथड है। यहाँ एक स्पेसिफिक है, जहाँ ये आ जाएगा, यहाँ एक्सप्रेस है, ये प्रीवेल करेगा। फिर आप उसको नहीं कह सकते जी वो मैं वहाँ तो स्टेट है मैंने फॉलो किया, आप भी करें भाई, मैं उसके साथ तो ये मैच नहीं करता। तो इसलिए हर चीज़ जो फिर रिकॉन्सिलेशन से डील होती है, तो आपने इसको फॉलो करना, पहले इधर देखना है, इधर जो चीज़ होगी उसके मुताबिक चलें। फिर आपका ग्रास रेवेन्यू आ जाएगा जी, फिर इसके बाद सेलिंग एक्सपेंस,
ये ग्रॉस रेवेन्यू में एक्सक्लूडिंग, पहले वहां आपने लिखा है तो यहाँ आपने ग्रॉस रेवेन्यू भी लिखना है, एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज। ये सेलिंग एक्सपेंस, फ्रेट, आउटवर्ड, ब्रोकरेज, यहाँ एक और ब्रेक, इसको अलहदा भी लिखना है ताकि इंडिकेशन के लिए कि सेल कितनी है, ग्रॉस कितनी है, दूसरे एक्सपेंस कितने हैं, ताकि अलहदा चीज़। फिर कास्ट ऑफ सेल और सर्विसेज, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग भी है साथ सेल सर्विसेज भी है, यहाँ आप सारी की सारी वो लिखेंगे। तो फिर ओपनिंग स्टॉक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा ओपनिंग स्टॉक लिखते वक्त पिछले साल की रिटर्न देखें। पिछले साल में जो रिटर्न फाइल की है उसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। यूजुअली सिलेक्शन जो है इन चीज़ों पे भी होती है, वो कंपैरिजन करते हैं, कंप्यूटर खुद ही बता देता है कि ओपनिंग स्टॉक पिछले साल तो क्लोजिंग स्टॉक ये है, इधर इन्होंने कुछ और डाल ली है, तो यहीं से फिर बंदा पकड़ा जाता है। तो उतना डिफरेंस ऑटोमेटिक आ जाता है, पिछले साल की बैंक जो भी आपके अकाउंट्स है और इस साल के आपस में फिर उतने जो है आपस में डिफर कर जाएंगे। तो अकॉर्डिंग पहले देख लें कि जो जो ओपनिंग बैलेंसेज हैं हमेशा देखें कि वो वही है, जहाँ वो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ वही ओपनिंग बैलेंस होनी चाहिए। उसके बाद परचेजेज है, उसी तरह नेट ऑफ है, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज, जो आपकी एडजस्टेबल्स हैं वो इसका पार्ट नहीं बनेंगे। परचेज का मैंने पहले भी कहा था कि इसमें परचेज के लिए एक परचेज प्राइस है, फिर उस पर टैक्सेज हैं, ड्यूटीज़ हैं, क्लियरिंग है, फ्रेट है, इंश्योरेंस है, इंपोर्ट अगर आप करते हैं तो, और जो भी एक्सपेंस जो आपने इम्पेरेटिव है, नेसेसरी है, इनएफिशिएंसी नहीं है, नेसेसरी है फॉर इनकर्ड फॉर ब्रिंग इट टू द प्रेमिसेस, जहां आपने लेके आनी वहां तक जो भी एक्सपेंडिचर हैं, इंसिडेंटल उनको हम कहते हैं, वो सारे उसका पार्ट होंगे, प्रोवाइडेड वो एडजस्टेबल या रिफंडेबल ना हो। ठीक है, और ड्यू टू इनएफिशिएंसी भी कोई लॉस ना हो या एक्सेसिव ना हो, ये जनरल रूल है। तो वो इसमें ऐड कर लेंगे, डिस्काउंट इसमें से दूसरी चीज़ें भी नेट परचेज कर लेंगे। उसके बाद ये ट्रेडिंग वाले हैं, सैलरी वेजेस है, फ्यूल है, गैस है, स्टोर स्पेयर है, रिपेयर मेंटेनेंस है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अकाउंटिंग अमॉर्टाइजेशन है, डेप्रिसिएशन है और क्लोजिंग स्टॉक है। ये क्लोजिंग फिर अगले साल चला जाएगा। अब ये यहाँ फिगर जो है ना क्लोजिंग की या ओपनिंग की स्टॉक लिखा हुआ है। आप मैन्युफैक्चरिंग होंगे तो इसमें 4 आइटम आ सकते हैं। नंबर 1 स्टोर स्पेयर, अगर अलहदा इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो भी आप या उधर आप कंज्यूम डालेंगे, अगर कंज्यूम नहीं डाला परचेज डालना है स्टोर स्पेयर की कंज्यूम डाल लें तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक देने की जरूरत नहीं। अगर आपने स्टॉक में ओपनिंग क्लोजिंग में स्टोर स्पेयर का भी डाल लिया है कितना क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहाँ स्टोर स्पेयर जो है वो फिर परचेज की अमाउंट डालेंगे, या ओपनिंग क्लोजिंग वो स्टॉक ना लिखें तो यहाँ कंज्यूम जो है वो डालें। तो बाकी जो परचेज आपने लिखी, नेट लिखी, तो ओपनिंग स्टॉक में आप 4 या 5 जितने भी आपके स्टॉक हैं वो ऐड करें। स्टोर स्पेयर हो सकता है, पैकिंग हो सकता है, उसमें आपका वर्क इन प्रोसेस होता है, फिनिश गुड्स होता है, फिनिश गुड्स में भी आगे कैटेगरी हो सकती है। एक फिनिश आपकी मैन्युफैक्चर्ड है, एक फिनिश गुड वो है जो आपने इंपोर्ट की है, एक ये जो लोकल खरीदी। तो इस तरह वो जितने भी आपके स्टॉक हैं अकाउंट में तो वो सारों का टोटल करें, टोटल करके आप इसमें देखें। आगे जी, इसके बाद अदर रेवेन्यू है, उसकी भी आगे डिटेल दी हुई है कि अगर आप यूजुअल आपका बिजनेस है सर्विसेज वाला तो वो उधर आएगा, एक आपका वो बिजनेस नहीं है, एक्सेप्शनल नेचर के हैं, तो वो फिर रेवेन्यू आपके टैक्स में और अकाउंटिंग में 2 डिफरेंस है। वहाँ टोटल इनकम को इसमें जो इनकम टैक्स कंपनी एक्ट है या अकाउंटिंग है तो इसको इनकम में 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक मेन सोर्स और एक अदर सोर्स। यहाँ 2 हिस्सों में और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 5 हिस्सों में, यहाँ 5 हेड है। यहाँ इनकम के जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सैलरी है, प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स। तो यहाँ 2 ही है, 2 को फिर हमने उन 5 में स्प्लिट करना है। 5 में से सैलरी निकाल दें, 4 में हमने स्प्लिट करना है। यहाँ 2 हेडों में, एक वो मेन सोर्स जो आपका मेजर या प्रिंसिपल या फंडामेंटल सोर्स है, वो सर्विसेज हो सकती हैं, ट्रेड हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, उसका ग्रास प्रॉफिट तक वो एक्सपेंस प्रॉफिट मैचिंग हमने वो कर दी। उसके अलावा जो हमारा मेन बिजनेस नहीं है, इंसिडेंटल बिजनेस है या अदर सोर्स है, जिसको इसमें सारे अदर सोर्स, प्रॉपर्टी इनकम है वो भी इधर ही आएगी, कैपिटल गेन वाले वो भी इधर आएंगे, डिविडेंड वो भी इधर आएंगे, अदर सोर्स है वो भी सारे इधर आएंगे। सिर्फ बिजनेस वाला ऊपर रहेगा, गुड सर्विसेज, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज वो ऊपर रहेंगे। अदर देन बिजनेस सारे के सारे अदर सोर्स में आएंगे। तो इसलिए जहाँ अदर सोर्स आपके सारे हों तो इसको फिर भी हमने देखना होता है, इसको बिजनेस वाला तो बिजनेस में ही रहेगा, इनकी आगे 3 कैटेगरी करनी होती है।
इनको कुछ को हमने इनकम फ्रॉम रेंट है, अगर रेंट इनकम है तो उसको हम वो रेंटल वाले में लेके जाना है, और एक्सपेंस में से वो उसके रिलेटेड एक्सपेंस भी निकाल लें, अपॉर्चुनिमेंट करके वो रेंट के नीचे लेके जाने। अगर इसमें कैपिटल गेन वाले हैं जो कैपिटल गेन में फॉल करते हैं वो इसमें, तो वो और उसके रिलेटेड एक्सपेंस वो हमने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वाले हेड में निकाल के देना। इसी तरह इसमें आपके अदर सोर्स हैं, तो अदर सोर्स और उसके जिन एक्सपेंस में उनके रिलेटेड एक्सपेंस हैं उनको भी सेपरेट करना है। सेपरेट करके उस हर हेड के नीचे इनकम और उसके डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर करके हर हेड का अपना नेट निकालना है। क्लियर? तो यहाँ इसमें ये टेक्निकल फी सर्विसेज है, अकाउंटिंग गेन है ऑन सेल ऑफ इंटेंजिबल, क्योंकि यहाँ तो अकाउंटिंग वाला है, ये हम रिवर्स करेंगे तो दूसरे वाला लेके आएंगे टैक्सेशन में, हो सकता है गेन हो वो लॉस हो वो दूसरी साइड पे फिर आ जाएगा। इसी तरह आपका ये अदर्स कोई सोर्स है, शेयर इन अनटैक्स इनकम फ्रॉम AOP है, तो वो इसमें देखेंगे गेन बाय बिल्डर डेवलपर इन एक्सेस ऑफ 10 टाइम ऑफ, ये वही इम्प्यूटेबल इनकम है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाला जो है उसमें इससे 10 टाइम से ज़्यादा होगा तो उसको डी इनकम 111 वाली वो उस तरह ट्रीट करके उसमें ले लेंगे। शेयर है हाँ उसके रेफरेंस से शेड्यूल जो कंस्ट्रक्शन वाला शेड्यूल है उसके रेफरेंस से, उसके या तो शेयर इन टैक्स इनकम फ्रॉम AOP, तो टैक्स जिसमें फर्म खुद टैक्स होती है तो उसका जो है वो होंगे वो, अदरवाइज प्रोपोर्शनेट इसकी एग्जेम्पशन होगी, दूसरे वाला 100% टैक्स होगा। तो ये हेड में पहले हम सारे इसमें टोटल डालेंगे, जो एग्जेम्प्ट फाइनल होगा उसमें डालेंगे और जो नॉर्मल होगा वो उधर डालेंगे। इसी तरह उसके रिलेटेड एक्सपेंस को भी उसी तरह डालेंगे फिर। सर ये अनटैक्स और टैक्स में क्या सारी टैक्स नहीं होती? AOP जब NTM सेपरेट है तो वहीं पे टैक्स नहीं होता? 4 लाख से कम है। अच्छा ऐसे कुछ AOPs पे टैक्स होता है, कुछ AOP पे करती हैं, सपोज एग्जाम्प्ट है AOP टैक्स ही नहीं देती तो अन टैक्स होगी ना, कोई ऐसे या 4 लाख से कम है, IT सर्विसेज की है या कोई जिसको टैक्स नहीं है उसको हम रेंट टैक्स कहते हैं। जो टैक्स है अगर कोई फर्म टैक्स दे देगी या AOP टैक्स दे देगी तो फिर पार्टनर को टैक्स नहीं लगेगा सेक्शन 92 के तहत। 92 के तहत उसका जितना शेयर आएगा वहाँ से उसकी दोबारा टैक्सेशन नहीं है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स या हायर स्लैब रेट अप्लाई करने के लिए आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम है तो उसमें ऐड किया जाएगा, उसमें फिर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और उस अमाउंट का टू दैट टैक्स क्रेडिट दे दिया जाएगा। जो मैं अनटैक्स में डालूंगा वो टोटल इनकम में ऐड होगी, वो टोटल टैक्स हो जाएगी। ठीक, वो सारी उसने एक ने टैक्स देना है, अगर AOP ने टैक्स नहीं दिया तो आपने देना है, ठीक है, वो आपको एग्जम्पशन नहीं है। जहाँ AOP ने टैक्स दे दिया है तो पार्टनर को एग्जम्पशन है, सेक्शन 92 है। किस केसेस में है? ये डिस्क्रिशन नहीं है, सेक्शन है 92 में लिखा हुआ है कि जो AOP टैक्स दे देगी उसके पार्टनर टैक्स नहीं देंगे, उनको एग्जेम्प्ट है। ठीक है, जो AOP टैक्स नहीं देगी नहीं कौन सी अपनी जो अपनी मर्जी, क्यों जिसने एग्जेम्प्ट है ड्यू टू एग्जेम्पशन या अदरवाइज नहीं दिया किसी ने टैक्स, अनटैक्स नहीं होगी या अनटैक्स एग्जेम्प्ट भी हो सकती है कोई और, पोर्शन शेयर उनके पार्टनर्स को जो पार्टनर को शेयर जाएगा वो उस पर टैक्स देंगे उनको, वो फिर इंसेंटिव जो टैक्स क्रेडिट वाला है या एग्जेम्प्ट वाला है वो उसको नहीं मिलेगा। जिस AOP ने टैक्स दिया उसके पार्टनर को जो शेयर जाएगा वो एग्जेम्प्ट होगा, उसको नहीं मिलेगा। लेकिन बट एग्जेम्पशन कंडीशनल है, लेकिन उसके और सोर्स हैं तो उन सोर्स में वो ऐड होगा, टैक्स उस पर कैलकुलेट होगा और टोटल पे देखा जाएगा इतना टैक्स है तो इस पोर्शन पे कितना बनता है उतना टैक्स क्रेडिट करके लेस कर दीजिए। और अब अगर AOP ने नहीं दिया तो रेलेवेंट पार्टनर्स को अपनी इनकम जाएगी, हाँ, उसके अंदर टोटल होगी वो टैक्स देंगे। हाँ वो टैक्स देगा, अल्टीमेटली मतलब टैक्स होना ही होना है। AOP की एक ने देना ही देना है ना, दोनों को तो नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे जो बाय डिफॉल्ट या कोई प्रोविजन के तहत एग्जेम्पशन थी वो यहाँ भी यूजलेस होगी ना, क्योंकि अल्टीमेटली वो ये अभी डिस्प्यूटेड है। ये बात है। हाँ, अगर कोई एग्जाम्पशन है तो ये है कि जब AOP को एग्जाम्प्ट है तो सारों को ही एग्जाम्प्ट है, ये नहीं कि AOP फाइनल डिस्चार्ज है तो इंडिविजुअल के भी वो पोर्शन एग्जाम्प्ट है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो अदर इसको मेरे मुताबिक ऐसे है कि वो टैक्सेबल हो और उसने टैक्स ना दिया हो तो फिर इसमें अन टैक्स अमाउंट आएगी। जहाँ कहीं अगर एग्जेम्प्ट है या फाइनल डिस्चार्ज है तो वो फिर उसको, फाइनल डिस्चार्ज है तो उसने टैक्स दे दिया है ना, फाइनल डिस्चार्ज दे दिया तो फिर आगे नहीं देंगे। तो इसीलिए या लेजिस्लेटर ने एग्जेम्पशन दे दी, लेकिन इस पे फिर आगे दो क्वेश्चन है
तो एक क्वेश्चन ये है कि लेजिस्लेटर ने एग्जाम्पशन दी है, उसमें लिखा है कि एओपी को एग्जाम्पशन है, इंडिविजुअल को तो एग्जाम्पशन नहीं है। तो लेजिस्लेटर चाहे तो लिख सकता है कि एओपी को भी है और पार्टनर को भी है, तो दोनों इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं। तो एग्जाम्पशन पहले मैंने एक्सप्लेन कर दी, उसकी स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। क्लेमेंट ने प्रूव करना है किस सेक्शन के तहत मैं एग्जाम्प्ट हूँ, कंडीशन फुलफिल करनी है, बेनिफिट ऑफ डाउट स्टेट का है, ठीक है। तो इसलिए वो फिर जब तक लॉ ने कहा है कि ओपी को एग्जाम्प्ट तो एओपी का है, तो इंडिविजुअल नहीं ले सकता। तो सेल टैक्स वाला नहीं अप्लाई होगा, जीरो रेटेड है तो एक्स्ट्रा टैक्स। सेल टैक्स एक अलग लॉ है बेटा, ये एक अलग लॉ है, वैसे वो प्रेसिडेंट चल जाती है, इधर नहीं चल सकता। जीरो रेटिंग एक अलग स्कीम है, जीरो रेटिंग है क्या, वो तो जीरो रेट है। जीरो रेटेड है लेकिन वो फर्दर टैक्स भी उन्होंने कहा था ना कि नहीं लगेगा। नहीं ये तो गलत है, अब तो कह दिया लगेगा। अब तो सेक्शन 3 भी बदल दिया और उन्होंने 4 भी बदल दिए, वो तो बदलता रहता है। जजमेंट इधर नहीं चल सकती, नहीं उसका तो तल्लक नहीं है, एग्जाम्पशन और चीज़ है, जीरो रेटिंग और है। वहाँ एग्जाम्प्ट वाले पे तो सारा बर्डन पड़ता है, वो तो बेहतर है उसको एग्जाम्पशन ना दीजिए। सेल टैक्स में एग्जाम्पशन और चीज़ है, वहाँ तो अगर आपको एग्जाम्पशन दी जाती है, जिसको नहीं एग्जाम्पशन वो तो इनपुट ले लेता है, तो आगे से आउटपुट ले लेता है, पीछे इनपुट एडजस्ट करके बैलेंस अपने पास रख लेता है। जिसको एग्जाम्पशन दे दी जाए वो इनपुट ले ही नहीं सकता, सारा बर्डन उस पर आ जाता है। वो तो ऐसे है, सही टैक्सेशन तो एग्जाम्पशन वाले को है, सही टैक्सेशन जो है बर्डन किस पे पड़ता है, जिसको एग्जाम्पशन है। जिसको एग्जाम्पशन नहीं है उस पर तो बर्डन नहीं पड़ता, वो तो आगे से लिया, पीछे एडजस्ट किया, डिफरेंट रखा, आगे पास ऑन हो गया, उस पर तो कोई बर्डन नहीं। जीरो रेटिंग वाले पे कुछ भी नहीं है। जीरो रेटिंग वाला जो है सबसे सही एग्जाम्पशन जो है जीरो रेटिंग वाले, जो इनपुट दिया होगा वापस ले लेगा, आगे लगना नहीं। उसमें से सही एग्जाम्पशन, रियल एग्जाम्पशन जीरो रेटिंग। एग्जाम्पशन वाले पे सारा बर्डन है, और जो दरमियान वाला जिस पे चेन में वैट में उसका प्रोसेस वो कलेक्टिंग एजेंट है, ठीक है। इसलिए ये एग्जाम्पशन और है, वो एग्जाम्पशन और है। ये आप जिसकी इनकम है उसको एग्जाम्पशन जी। अच्छा नेक्स्ट, ये वाला हो गया। आगे नेक्स्ट बेटा एक्सपेंस पे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग है, फाइनेंशियल है, सबसे पहले रेंट है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेंस है, इस पे 21 एक तो 20 लगता है कि एक्सक्लूसिवली और नेसेसरली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस हो तो डिविजिबल है। सब in computing the income of a person charged under the head income from business for a tax year, deduction shall be allowed for an expenditure incurred by a person in the year wholly and exclusively for the purpose of business। तो ये wholly and exclusively for the purpose important है। पहले derive income था, वो limited scope था कि उसको derive करने के लिए हो। अब purpose है broader scope है, डायरेक्टली इंटरएक्टली जो भी आपका पर्पज, आपका बिजनेस है, बिजनेस को इनकम बिजनेस से अर्न करने के लिए जो भी उस पर्पज के लिए इनकम हुई है वो सारे एक्सपेंस जो है, हर एक्सपेंस यूजुअली बिजनेस पर्सनल के अलावा हर बिजनेस के लिए ही। तो इसलिए ब्रॉडर स्कोप में कहें तो सारे एक्सपेंस जो बिजनेस पर्पज के लिए इनकर हुई हैं वो एक्सक्लूसिवली होली है, एक्चुअली पार्शली है, तो उस लिमिट तक जितना है वो आपके लिए इनकर होगा। तो ये जर्नल है, सब्जेक्ट टू भी है। सब्जेक्ट टू जब भी लिखा जाता है, सब्जेक्ट टू जो इसका रिवर्सल होता है वो नॉट विद स्टैंडिंग होता है। सब्जेक्ट टू में उस सेक्शन को सबसर्विएंट बना दिया जाता है किसी और का, वो सबसर्विएंट है, और नॉट विद से वो प्रीवेलिंग लीडिंग हो जाता है, उसकी वैल्यू दूसरे सेक्शन से ज्यादा वो प्रीवेल या ओवर राइडिंग होता है। सब सेक्शन में ये सबसर्विएंट है, दूसरा सेक्शन जो प्रेवलेंट करता है। तो इसमें सब्जेक्ट टू का मतलब दूसरे सेक्शनों में कोई लिखा हुआ है तो वो उसको प्रोटेक्शन दी गई है, वो प्रीवेल करेंगे। ये उस सब्जेक्ट टू दो वैसे पहले जर्नल है कि हर एक्सपेंस जो है जो होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस है वो आपका अलाउबल है, लेकिन साथ कहीं कंडीशन है कि इस कंडीशन में ये अलाउबल नहीं है तो वहां फिर नहीं है। इवन दो दैट इज बीइंग होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकम फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। सब्जेक्ट टू कंडीशन है, वो कंडीशनल उसके मुताबिक होगा। अगर सब्जेक्ट टू ना लिखा जाता तो फिर जो भी एक्सपेंस होता वो ही अलाउबल होता, ठीक है। अब इसको कंडीशनल कर दिया, अब सलूट नहीं है, ये कंडीशनल है। कंडीशन आगे कहीं लॉ में लिखी है, सब्जेक्ट टू दोज कंडीशन, ये ऑल एक्सपेंस जो है इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस आर डिविजिबल। सब्जेक्ट टू के नीचे कहीं कोई कंडीशन लगाई है कि ये फुलफिल करे तो फिर उसके मुताबिक
उसके बाद दूसरा जी, सब्जेक्ट टू ऑर्डिनेंस expenditure referred to subsection is incurred in acquiring depreciable asset or intangible asset useful for life for more than 1 year or is pre-commencement expenditure. A person must depreciate and amortize the expenditure in accordance with the section 22, 23, 24 and 25. तो ये बेसिकली वो जो एक्सपेंस की बात की है, ये है आपके एसेट रिलेटेड जो डेप्रिशिएबल एसेट है। तो डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, यूजुअली अलाउंसेस और एक्सपेंडिचर में फ़र्क ये होता है, एक्सपेंडिचर में आप इनकर करके मनी आउटले स्पेंड करते हैं, तो इसमें आपको स्टैचुरी अलाउंस दिया जाता है कि आपको स्टैचू ने, यूजुअली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तो इस जो कंपनी एक्ट है या अकाउंटिंग में तो इसको भी एक्सपेंडिचर ही समझा जाता है और इसको हम नॉन कैश एक्सपेंडिचर समझते हैं और दूसरे को दूसरा कैश एक्सपेंडिचर समझते हैं, वहाँ इसको एज एक्सपेंसिव ट्रीट किया जाता है। लेकिन यहाँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इसके लिए सेक्शन भी लगा रखे हैं और इसको एज एक्सपेंडिचर का फाइनेंशियल को और इसको डेप्रिसिएशन अलाउंसेस और अमॉर्टाइजेशन को इसको एक्सपेंस के हेड में नहीं लेके आए। इसी तरह जो डेटर वाला राइट ऑफ है, दूसरी चीज़ें हैं वो भी नहीं लेके आए, उसके लिए अलहदा सेक्शन उन्होंने रखे हुए हैं, तो उसको उसके मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। तो इसके लिए 23, 24, 25 जो है 22, 23 जो है डेप्रिसिएशन अलाउंसेस के लिए हैं, उसके लिए पैरामीटर हैं कि एसेट की कैसे वैल्यू कैसे होगी, कब अलाउंसेस होगी, कितनी होगी, इनिशियल अलाउंसेस है, नॉर्मल अलाउंसेस है, एक्स्ट्रा शिफ्ट अलाउंसेस है, डिफरेंट इंसेंटिव दिए और डिफरेंट रेशियोज दिए हैं, अकाउंटेंट से ऑल टू डिफरेंट होंगे। यहाँ रिटर्न डाउन मेथड जो है उस बैलेंस पे कैलकुलेशन होगी, वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, वहाँ स्ट्रेट लाइन भी है और भी बहुत से मेथड है, वो अकाउंटिंग में अपने होंगे, वो डेफिनेशन रिवर्स हो जाएगी, ये कैलकुलेट होगी, जो ये कैलकुलेट हो गए इसके मुताबिक चलेगी। इस तरह डेप्रिसिएशन भी इसके मुताबिक कैलकुलेट होनी है और प्रॉफिट गेन जो है वो भी इसी मेथडोलॉजी के मुताबिक चलेगा। जब आप सेल प्रोसीड डिटरमिन करेंगे, कास्ट लेस करेंगे, तो कास्ट एंड वो ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू होंगी इसको लेस करके ये आपका टैक्सेशन होगा, गेन प्रॉफिट अकाउंटिंग वाला आपका उसके मुताबिक चलेगा, वो डेप्रिसिएशन और तरीके से होगी, कास्ट और से होगी, यहाँ इसके मुताबिक होगी। तो इसी तरह प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं या प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है, उसके भी लाइफ है 5 ईयर है, जो उस पर आपने अपॉर्चुनेट कर देने और उसका भी अमॉर्टाइजेशन करके क्लेम कर लेने, तो उसके मुताबिक चलेंगे। और 24-25 जो है उसी डील करते हैं। सब्जेक्ट टू ऑर्डिनेंस वेयर एक्सपेंडिचर इनकर फॉर amalgamated company on legal or financial advisory services and other necessary costs relating to planning, implementation, amalgamation, direction shall be allowed for such। ये स्पेसिफिकली, वैसे ये जब कोई अमेलगमेशन की जाती है या मर्जर किया जाता है तो वो कैपिटल नेचर का होता है क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग होती है, तो अनलेस एंटर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउबल ना हो तो उसमें तो अलाउ नहीं होता, तो उसको भी उन्होंने सेपरेट कैटेगराइज कर दिए कि यहाँ कोई प्लानिंग स्कीम हो मर्जर की, अमेलगमेशन की, तो उसके लीगल या स्पेसिफिक कर दिया कि लीगल फाइनेंशियल एडवाइजरी फी वाले ये एक्सपेंस होंगे, तो वो भी फिर एडमिसिबल होंगे। उसके बाद आके ये आप फिर 21 वाला इंपॉर्टेंट है कि ये वाले एक्सपेंडिचर जो है ये आपके डिडक्शन नॉट एडमिसिबल एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द ऑर्डिनेंस, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द। अब एक्सेप्ट क्या है, अदरवाइज प्रोवाइडेड, ऊपर तो प्रोवाइड किया है कि सारे एक्सपेंडिचर अलाउबल, तो आगे उन्होंने लिखा है नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन कंप्यूटेड इनकम ऑफ पर्सन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर। नंबर 1 कोई एसेस है, टैक्स है, रेट है जो इनकम बेस करे कि इनकम की इतनी परसेंटेज होगी, तो वो आपका एडमिसिबल नहीं होगा। इसी तरह एनी अमाउंट टैक्स डिडक्टेड अंडर पार्ट फ्रॉम द अमाउंट ड्राइव बाई पर्सन, जो टैक्स डिडक्ट होगा वो भी उसको एज ए एक्सपेंस नहीं समझा जाएगा, उसको भी आप क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद सी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले ये लिमिटेड था कि इन एक्सपेंस को अगर आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, पे नहीं किया, तो आपका एडमिसिबल नहीं होगा, लेकिन अब उसमें उन्होंने दे दिया एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट कलेक्ट टैक्स अनलेस पर्सन हैज पेड डिडक्टेड एंड पेड द टैक्स एज रिक्वायर्ड बाय डिवीजन सोर्सेस। तो ये इस डिवीजन के तहत जो आप लायबल टू डिडक्ट हैं या कलेक्ट हैं, अगर आपने डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट के बाद या बाद में पेमेंट नहीं की, तो वो एक्सपेंडिचर जिस पे वो अप्लीकेबल है, डिडक्ट करना था, वो आपका इनएडमिसिबल हो जाएगा। उसको फिर इसमें आप अदरवाइज तो एक्सपेंस भी होगा लेकिन वो रिवर्स हो जाएगा, आपने करना। लेकिन इसके लिए ये 2 प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको प्रोवाइडेड दैट डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स।
तो जो रॉ मटेरियल होगा जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आते हैं या फिनिश गुड्स जो है अंडर दिस क्लास, तो ये इन दो की कंडीशन जो है इसमें लिमिट है, उसमें सारा डिसअलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर विदाउट परचेज तो कोई सेल हो ही नहीं सकती। तो इसलिए पहले ये भी कंडीशन नहीं थी, पहले परचेज पे है ही नहीं था, पहले सिर्फ सर्विसेज या दूसरे सैलरी या उन पे था। लेकिन ये जब 2016 में मेरे ख्याल इसको ऐड किया है 1 को, तो उस वक्त उन्होंने फिर 2016 देखें किस में ऐड 2016 में इसको सब्सिट्यूट किया। इससे पहले ये परचेज का कंसेप्ट ही नहीं था, पहले सिर्फ एक्सपेंडिचर लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था सैलरी रेंट चैंट ये वो। तो परचेज पे लेजिस्लेटर ने लिखा ही नहीं था, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विदाउट परचेज तो सेल नहीं हो सकती। अगर सारे डिसअलाउ कर देंगे तो इट मीन सेल पे टैक्स कर दिया आपने, तो सारे। इसलिए फिर उन्होंने इसमें कुछ को रैशनलाइज करने के लिए कि कम से कम कुछ रैशनलाइज होगा, सारा ना डिसअलाउ। उनके जितने जो परचेज है रॉ मटेरियल वाली फिनिश गुड्स, अब फिनिश गुड्स अगर उनके सारा डिसअलाउ कर दे, हो सकता है आधी स्टॉक एंड ट्रेड में ही पड़ी हो, तो परचेज को डिसअलाउ कर देंगे तो वो तो है ही नहीं है। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में वो तो परचेज में से लेस कर दिए, हमने तो कास्ट ऑफ सेल में क्लेम ही नहीं की, वो तो अगले साल क्लेम होगी, तो वो तो अगले साल की परचेज या कास्ट ऑफ सेल बनेगी ना। वो सारी परचेज की हमने इस साल उस क्लेम ही नहीं की, वो कह रहा सारा डिसअलाउ करो, वो तो क्लेम ही नहीं हुई, तो कास्ट ऑफ सेल में आई ही नहीं है, तो वो डिसअलाउ कर देगा, डिसअलाउ करके वो प्रॉफिट आपका बढ़ा देगा। तो इसलिए उससे भी ये भी वजह थी कि पहले ये उसमें शामिल नहीं थी। तो अब उन्होंने इस चीज़ को तो सोचा ही नहीं है कि परचेज तो भाई सारी की सारी कास्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बनती, उसमें तो वो पोर्शन बनता है जो सेल की हो मैचिंग के मुताबिक, तो वो टू दैट एक्सटेंट जो है वो डिसअलाउ करनी चाहिए। अब इसमें से अगर 50% स्टॉक पहला ही साल है, तो परचेज में से आधी स्टॉक एंड ट्रेड में वो सारी की उसका डिसअलाउ कर देंगे, डिडक्शन नहीं की तो वो कहेंगे इतने % डिसअलाउ, इसीलिए उन्होंने इस पर लिमिट ला दी। कल वाला एक क्वेश्चन, अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड है, इसका मतलब रियल एस्टेट पे एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, तो रॉ मटेरियल लिखा गया ना, रॉ मटेरियल भी लिख दिया तो गुड्स भी लिख दिए, और दोनों गुड, ना वो गुड्स है ना वो रॉ मटेरियल है। लैंड रॉ मटेरियल होती नहीं है ना, ये लैंग्वेज देखिए ना, रॉ मटेरियल लैंड को कह सकते, गुड्स कह सकते। गुड्स होती है टेंजिबल और मूवेबल, वो मूवेबल है। लेकिन अब उसे स्टॉक का पार्ट इस दफा बना दिया ना, कहाँ बना दी, यहाँ तो नहीं, इसे तो यहाँ डिसअलाउ करना है। नहीं डिसअलाउ होना है, लेकिन डेफिनेशन तो अब चेंज हो गई है ना। किसकी? लैंड आ गई है ना, गुड्स की डेफिनेशन वो बेटा ऐसे थोड़ी होती, पूछ रहा हूँ आपसे। इधर क्या लिखा हुआ है, गुड्स कभी लैंड गुड्स नहीं हो सकती, गुड्स होती है टेंजिबल और मूवेबल, तो लैंड मूवेबल है, यहाँ से उठा के घर को आप दूसरे घर ले जा सकते, तो गुड्स कैसे हो सकते? गुड्स और सर्विसेज और इमूवेबल में फर्क है, प्योरली मैन्युफैक्चरिंग पे एप्लीकेबल है ये इस चीज पे एप्लीकेबल। रॉ मटेरियल, क्या लैंड रॉ मटेरियल है? नहीं, ठीक है। अगर है तो फिर लगता है गुड्स है, नहीं है। तो गुड्स, सर्विसेज और इमूवेबल प्रॉपर्टी तीनों में डिफरेंस है। जो सर्विसेज है वो इनटेंजिबल है और मूवेबल है, और जो गुड्स हैं वो मूवेबल और टेंजिबल है, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इमूवेबल है, उसकी टेंजिबल है और इमूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह नहीं आप ले जा सकते। ये बेसिक फीचर है, फंडामेंटल फीचर। तो इस टेस्ट या इस टच स्टोन पे हम देख लें कि लैंड पे ये रॉ मटेरियल है, नहीं रॉ मटेरियल किसी तरह रॉ मटेरियल तो नहीं, रॉ मटेरियल जो है उसकी आप फिर शेप चेंज करें, उसको प्रोसेस करें, उससे अगली चीज़ बनो, उसका नेचर करेक्टर और कुछ हो और चीज़ हो, तो लैंड ही रहेगी, जो जितनी मर्जी डेवलप कर ले उसी तरह ही रहेगी। तो इसलिए वो रॉ मटेरियल नहीं। गुड्स इसलिए नहीं है कि वो मूवेबल नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह आप उठा के वहाँ से आपका घर DHA में है तो आप यहाँ इस ऑफिस में नहीं ला सकते, तो इसलिए वो गुड्स नहीं है। तो यहाँ कंडीशन क्योंकि स्पेसिफिकली अंडर दिस क्लास शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर दोबारा फोकस किया एंड फिनिश गुड्स, ठीक है। तो उस फिनिश गुड्स का और रॉ मटेरियल का 25% से ज़्यादा डिसअलाउ नहीं हो सकती। अगर वो डिसअलाउ करता है ड्यू टू नॉन डिडक्शन या उसकी वजह से, तो पहली कंडीशन है कि वो टोटल उसका 25 से ज़्यादा ना बढ़े, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। तीसरा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन शैल बी कंसीडर्ड एज टैक्स पेड। अगर 162 का या 61 में या 62 में आपका जो 161, 205 का ऑर्डर हो गया उसमें आपने टैक्स पे कर दिया है, तो फिर भी ये नहीं लगेगा। या जिसका काटना था उसने टैक्स पे कर दिया,
आपने किसी का काटना था, आपने नहीं किया तो उसने खुद टैक्स दे दिया या डिपार्टमेंट ने उसे टैक्स दे दिया। और आप भी कह सकते हैं कि जिसका था मैंने नहीं काटा उसको पैसे दे दिए, उससे ले ले, तो इसलिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है। तो 161 का या 162 इट मीन हम कह सकते हैं कि 161 या 162 को पहले इन्वोक करें और उसमें आप डिमांड निकालें और उसमें हम टैक्स देंगे या उससे टैक्स ले लें जिसका काटना था, क्योंकि पैसे तो उसके बाद है। लिटिगेशन में डिमांड अगर लिटिगेशन में आ जाए, अगर 160 यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तो लिखा वो क्या एंड टैक्स पेड आपने दिया हो या 161 जिससे काटना था उसने दिया। पेड मीन पेड, नॉट अनपेड को पेड नहीं कह सकते। लिटिगेशन आप कह सकते हैं कि टाइमिंग डिफरेंस है, फलाना है, अगला पीछा है, लेकिन एज आप ले सकते हैं कि वो डिसीजन आएगा तो सब्जेक्ट टू दोस्त कर लें, वो कहेंगे फिर रेक्टिफिकेशन कर लेना, हम लगा देते हैं, आपका डिसीजन आएगा तो फिर रेक्टिफिकेशन कर दें। सांस लिया जा सकता है। ट्रांसफर ले सकते हैं, वो भी ले लेंगे ना, वो लगा देंगे। जब आपका ऑर्डर आपकी फेवर में आ जाएगा तो फिर हम भी मान लेंगे, रेक्टिफिकेशन फिर अप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद कमीशन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल ऑफ स्टेट है, वेयर अमाउंट ऑफ कमीशन पेड आर पेबल एक्सीड 2% ऑफ द अमाउंट ऑफ सप्लाई देयर ऑफ अनलेस द पर्सन टू होम कमीशन इज पेड आर पेबल एज द केस में अपीयर इन द टैक्स पेयर लिस्ट अंडर दिस ऑर्डिनेंस। जो कमीशन आपका 0.2 से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, ज़्यादा होगा तो टैक्स होगा, अगर वो टैक्स पेयर में अपीयर होता है तो फिर ज़्यादा भी हो तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। इट मीन्स जो टैक्स लिस्ट में अपीयर नहीं होता तो उसके लिए 0.2 से ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा होगा तो वो एड बैक हो जाएगा, और जिसको अपीयर हो रहा है उसके लिए जो भी आपके जनरल प्रैक्टिस है उसके अंदर। आगे ये entertainment expenditure in case of such limit are in violation of condition as may be prescribed। इसके लिए स्पेशल रूल्स है, इंटरटेनमेंट के हेड ऑफिस है, बायर है, इम्पोर्ट है, यहाँ के हैं वहाँ के, उसमें काफ़ी सारी कंडीशन है, 6-7 कंडीशंस हैं वो इंटरटेनमेंट एक्सपेंस के। उसकी टर्नओवर अगर बाहर एक्सपेंडिचर हुए हैं या पाकिस्तान में इनकर हुए हैं, बाहर रिलेटेड टर्नओवर कितनी है, यहाँ क्या है। जैसे एक्सपेंडिचर आप बाहर कर दें इन करके, वहाँ इंटरटेनमेंट की, होटल एक्सपेंस, ये वगैरह वगैरह, लेकिन बाहर कोई टर्नओवर ही ना हो तो वहाँ सर्टन लिमिट प्रेस्क्राइब है कि उस प्रोपोर्शनेट से सेल या दूसरी चीज़ें तो या हेड ऑफिस ये इस तरह की चीज़ें हैं, तो रूल है स्पेसिफिकली प्रेस्क्राइब। उसको सामने रखते हुए जो इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है एक्सेसिव ना हो बेसिकली ये है उसके काम। आगे जी, ये फंड के मुताल्लिक है, जितने आप प्रोविडेंट फंड हैं या सुपर एनुएशन फंड है या दूसरे ग्रेजुएटी फंड है, ये इसके लिए मेरा 6 शेड्यूल है, उसमें कमिश्नर के पास पावर है। अगर आपने उसकी अप्रूवल ली हुई है फंड की और उसमें कंट्रीब्यूशन है तो फिर वो एडमिसिबल एक्सपेंस है, जितना ये एम्प्लॉयर जितना देगा एम्प्लॉई को ग्रेजुएटी फंड में, अगर वहाँ नहीं दी तो वो कह रहे हैं वो फिर इनएडमिसिबल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग दी। आगे और साथ डिडक्शन की कंडीशन भी कि अगर अप्रूव भी फंड है लेकिन साथ पेड आर पेबल बाय द पर्सन फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ रूल एंड रेगुलेशन, पेनल्टी फाइन भी लगा होगा अगर किसी लॉ की वायलेशन है तो वो उस सिचुएशन में वो भी आपका एज ए एक्सपेंस एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं हो। उसके बाद पर्सनल एक्सपेंडिचर जितने भी हैं अदर दैन बिजनेस जो है वो आपने कोई ड्राइंग है या और घर के एक्सपेंस हैं, घर के बिल है, बिजली के बिल हैं या आपके यूटिलिटीज़ हैं या और है, आपकी बिजनेस इंटरटेनमेंट के अलावा आपकी पर्सनल इंटरटेनमेंट है या और कोई क्लब के एक्सपेंडिचर हैं जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, तो होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस नहीं है, तो वो वाले जो अगर आपने क्लेम किए वो भी इंटरव्यू। अगर आपने कोई अमाउंट ऐसे प्रोविजन डाल के रिजर्व क्रिएट कर लिया है या फंड में ले लिया और प्रोविजन डाल दिए तो वो भी उस सिचुएशन में वो प्रोविजन जो होगी या एस्टिमेशन जो होगी या रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है तो वो भी प्रॉफिट को रिड्यूस करने के लिए आप कोई रिजर्व कंटीजेंसी रिजर्व रख सकते हैं या किसी पर्पज़ के लिए, तो वो भी अगर आपने कोई प्रोविजन डाली एस्टिमेशन की है तो वो भी इनएडमिसिबल होगा। वो भी प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज कमीशन, सैलरी, अदर कमीशन, ये पार्टनर जितने भी हैं अगर उनको आपने लोन लिया हुआ है, लोन पे उसको आपने कोई
उस पर इंटरेस्ट या मार्कअप दिया है, या पार्टनर को सैलरी दी है, या कमीशन दिया है, या अदर रेम्युनरेशन पे की है पार्टनर को एओपी ने, तो वो उसका भी इनएडमिसिबल होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर कोई रेंट दिया है, उसकी प्रॉपर्टी है, पार्टनर्स हैं, फर्म है, और उस ऑफिस जो उस एक पार्टनर का है या दो पार्टनर का है, उसका रेंट दिया है उन पार्टनर को इन लीव ऑफ देयर प्रॉपर्टी, तो वो एडमिसिबल है। यहाँ सिर्फ प्रॉफिट ऑन डेट है, ब्रोकरेज दी है कि सेल परचेज में कोई कमीशन उसने ज़्यादा सेल कर दी, या कमीशन दी है, या सैलरी दी है, या अदर रेम्युनरेशन की है, रेम्युनरेशन की है सर्विसेज, तो प्रॉपर्टी जो है उसकी रेम्युनरेशन उसको नहीं करेंगे, तो वो वाली है, तो उस पर कैपिटल वाले प्रॉफिट ऑन डेट जो है इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं है, तो बाकी ब्रोकरेज कमीशन सैलरी और वो है, रेंट शेंट है तो वो हो सकता है। रेंट प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, इक्विपमेंट का भी हो सकता है, फर्नीचर फिक्सर का भी हो सकता है। ऑफिस भी उसने फर्नीचर भी अपना दिया हुआ है, वो एज ए कैपिटल में ऐड नहीं किया हुआ, उस पर रेंट एग्री कर लिया, तो वो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि अक्सर ही अनवोक किया जाता है कि आपके एक्सपेंडिचर जो है आपने थ्रू क्रॉस चेक नहीं दिए, तो थ्रू क्रॉस चेक आप क्लाइंट को भी बताएं कि जो भी एक्सपेंडिचर आपने देना है, जो भी वो दैट शुड बी थ्रू क्रॉस चेक। एक इसमें दो कंडीशन है, एक कंडीशन इसमें है कि जो हेड की अमाउंट है, टोटल हेड जो है, जैसे हम इंटरटेनमेंट कहते हैं, तो इंटरटेनमेंट का जो साल का हेड है वो कितना, 2.5 लाख है, कितना है, 2.5 लाख से 2.5 लाख तक है, तो फिर आपको डिडक्शन ज़रूरी नहीं। अगर आपका साल का वो हेड 2.5 लाख से ऊपर चला जाता है, पहली कंडीशन, दो कंडीशन है इसमें इम्पॉर्टेंट है कि 2.5 लाख तक साल में कोई इंटरटेनमेंट है, रिपेयर मेंटेनेंस है, या कोई भी हेड है, अदर देन कुछ तो बिल्कुल ही एग्जाम्प्ट है, नीचे वाले जो यूटिलिटी बिल करोड़ रुपए का भी हो, क्रॉस चेक की जरूरत नहीं, ठीक है। इस तरह वो आगे आपका फ्रेट चार्जेस हैं, ट्रैवल फेयर्स हैं, पोस्टेज हैं, एंड भी होगा आगे, एंड स्टेचरी पेमेंट है, पेमेंट टैक्स है, ड्यूटी, फाइन या अदर है। ये 5 आइटम, 5 है या 4 है, इन पे तो 4 तो ऐसे आइटम है जिन पे लगता ही नहीं है। 4 को तो आप देखेंगे इन पे तो नहीं उसने नोटिस दे दिया कि आपने क्रॉस चेक नहीं दिया, मैं डिसअलाउ करता हूँ। इन 4 आइटमों पे तो वो लगता ही नहीं है। 4 के अलावा जो हेड है उसको आपने एग्जामिन करना है, उसको देखना है कि वो हेड साल का जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में हेड लिखा हुआ है उसका बैलेंस जो टोटल है साल के एक्सपेंडिचर, वो आपका 2.5 लाख से ऊपर है या कम है। अगर 2.5 लाख से नीचे है फिर उसकी भी क्रॉस चेक की जरूरत नहीं, बेशक 50%। मेरा एक्सपेंस 9 लाख का है, लेकिन 5 पार्टी फी पार्टी 2.5 लाख से कम है। नहीं, इसमें पार्टी का कोई तल्लक नहीं है, इसमें एक्सपेंडिचर के हेड का तल्लक है। जैसे इंटरटेनमेंट है 100 पार्टियों को भी दिया हो, इसमें ये और बात है, वो विद होल्डिंग की और बात है। यहाँ एक्सपेंडिचर करना है कि एडमिसिबल है या इनएडमिसिबल है। यहाँ हेड का टोटल साल का, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हमने हेड नहीं देखे थे कि रिपेयर इतनी है, इंटरटेनमेंट है, उस हेड का टोटल साल का जो आपने क्लेम कर रहे हैं वो 2.5 लाख है या उससे ऊपर है। अगर 2.5 लाख तक है तो फिर क्रॉस चेक की ज़रूरत नहीं। अगर 2.5 लाख से 1 रुपया भी ऊपर हो गया, एक्सीड कर गया, तो अब उस सिचुएशन में जो हर ट्रांजैक्शन को फिर देखा जाएगा। एक ट्रांजैक्शन किसी पार्टी को दिया 25,000 से कम होगा तो क्रॉस नहीं है, हर 25,000 से ऊपर वाला टैक्स होगा, उसको आप क्रॉस चेक देना होगा या बैंकिंग चैनल या जो भी। क्लियर जी? 25,000 या 2.5 लाख, 2.5 लाख को पहले आप देखेंगे कि 2.5 लाख से कम है या ज़्यादा है। 2.5 लाख से कम है तो बेशक लाख के 2 ट्रांजैक्शन और एक 50,000 का है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपने साल में 3 ट्रांजैक्शन किए, 1 लाख का किया है, एक आपने किया है, दूसरा भी लाख का किया है, तीसरा आपने कर दिया है, या ऐसे कर लें 2.5 लाख में 2,40,000 का एक किया है, 10,000 का एक किया है, तो आप पे लाभ एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। 2 ट्रांजैक्शन है साल में तो 2.5 से नहीं बढ़ा। तो दूसरी सिचुएशन है कि 2.5 से बढ़ गया, अब 2.5 से बढ़ गया है तो 2,55,000 हो गया। तो अब साल में जितने भी ट्रांजैक्शन 25,000 से ऊपर है, वो एक्सीडिंग 25,000, वो सारे क्रॉस चेक होने चाहिए। जो 25,000 से कम वाले हैं उस पर एप्लीकेबल, जो नहीं होंगे तो वो आपके उतने जितने नहीं होंगे वो सारे इनएडमिसिबल हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, इवन दो आपने इनकर किए। अब इसको पढ़ लेते हैं। हाँ जी,
expenditure for transaction paid payable under single head account which in aggregate exceed 250,000 made other than cross check drawn or bank or cross check draft, cross check की draft हो, cross check की हो या cross pay order हो और any other cross banking instrument, ये हर एक में cross वाला जरूर है, एक बैंक से दूसरे बैंक में है, ठीक है ना। पे ऑर्डर है तो उस बैंक का नहीं पता चलेगा, तो क्रॉस होगा तो एक से दूसरे में आएगा। or any other cross banking showing transfer of amount from the business account to the taxpayer, उसका बिजनेस अकाउंट और टैक्सपेयर के अकाउंट में आए तो इस सिचुएशन में फिर आपको एडमिसिबल है। प्रोवाइडेड दैट द ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट ऑफ पेयर टू द बिजनेस अकाउंट ऑफ पेई as well as payment through credit card shall be treated as a transaction through banking channel subject to the condition that certain are verifiable from the bank statement of the respective payer and payee। अगर आपने क्रेडिट चेक दिए हैं लेकिन वो भी एडमिसिबल है, ऑनलाइन भी है, लेकिन दोनों की बैंक स्टेटमेंट से अपीयर हो रहे हो। अगर आपने वैसे दे दिया क्रेडिट डेबिट में तो बैंक किसी और से चेक दे दिया, क्रेडिट की पेमेंट अपनी नहीं दी तो वो वाला नहीं। आप पेयर जो है पे कर रहे हैं, आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो पे जिसको कर रहे हैं उसके भी जिसकी इनवाइस है उसके बैंक अकाउंट में भी नजर आ रही हो एंट्री और आपके अकाउंट में भी एंट्री आ रही हो, तो फिर ये एडमिट प्रोवाइडेड फॉर दिस क्लास शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडेंट 25,000, एक्सीडिंग 5,000 होगी, 25,000 तक है, एक्सीडिंग 5 होगी तो फिर उस पर एप्लीकेबल होगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन यूटिलिटी फ्रेट ट्रैवल फेयर पोस्ट है, फ्रेट चार्जेस जैसे आपने ट्रक का है या कोई बस का है या एयर फ्रेट है या जिसको भी आप लोडिंग शोडिंग चीज़ें मंगवाते हैं या रेडी वाले को भी दिया है तो फ्रेट ही है। तो फ्रेट कैरी जो है यूजुअली ये जितनी भी आपकी शिपिंग कंपनी या दूसरी फ्रेट है या ट्रैवलिंग है या ट्रैवलिंग और फ्रेट एक ही ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं। फ्रेट यूजुअली गुड्स का होता है, ट्रैवलिंग यूजुअली बंदे का होता है, ठीक है ना। और फ्रेट गुड्स जो है आपकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करें, वो सोर्स कोई भी हो, वो मैनुअल सोर्स भी हो सकता है, जहाज भी हो सकता है, वो आपकी बस भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपका व्हीकल कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या कोई सिस्टम भी हो सकता है। तो लेकिन गुड्स होंगे तो फ्रेट का वर्ड यूज होता है और बंदा हो तो ट्रैवलिंग हो सकता है। तो उसके बाद फिर पोस्टेज, इसका भी पता है कि पोस्टेज लिफाफा भेजे थ्रू अर्जेंट मेल सर्विस डाकखाने से, तो अदरवाइज नेक्स्ट का होता है टैक्स ड्यूटी शूटी फाइन पेनल्टी स्टैच्यूटरी गवर्नमेंट को जो भी आप पैसे देते हैं। अभी आपने बिजनेस बैंक अकाउंट का जिक्र किया है, अभी 114 में अमेंडमेंट भी आई है, इंडिविजुअल है उसके पर्सनल नाम का अकाउंट है, बिजनेस नेम पे नहीं है, या कोई यूज करता है बिजनेस के लिए वो ठीक है? बेसिकली अब तो आ गया है कि आपने बिजनेस में जो यूज़ करना है वो डिस्क्लोज भी करना है। दूसरा ये है कि जब आप बिजनेस की हम बात करते हैं तो बिजनेस को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी समझा जाता है और बिजनेस का आप अपनी वेल्थ में क्या शो करते हैं, कैपिटल। जब कैपिटल शो करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी एसेट्स होते हैं वो आपकी लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी हो, फर्नीचर फिक्चर हो, स्टॉक एंड ट्रेड हो, डेटर हो, बैंक हो, कैश हो, इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी बिजनेस की अपनी होती है। दोनों का एक्सेस ऑफ बिजनेस एसेट ओवर लाइबिलिटी कैपिटल बनता है। ऑल बिजनेस एसेट और लाइबिलिटी वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं शो किया जाता। अगर आप शो करेंगे तो डबलिंग होगी। वहाँ कौन से अकाउंट शो होंगे वेल्थ स्टेटमेंट में? पर्सनल अकाउंट, और वो इधर नहीं शो होंगे। जो इधर शो होंगे वो उधर नहीं होंगे। वहाँ पर्सनल कैश अकाउंट होगा, यहाँ बिजनेस कैश अकाउंट होगा। तो इसीलिए इंटरमिक्स ना करें। बिजनेस एक सेपरेट इसकी बैलेंस शीट है, उसको कहते हैं एसेट लाइबिलिटी। पर्सनल बंदे की अलहदा बैलेंस शीट है जिसको हम वेल्थ स्टेटमेंट कहते हैं। वहाँ बंदे के अपने एसेट लाइबिलिटी होंगे जो वेल्थ स्टेटमेंट है। यहाँ किसके होंगे? बिजनेस के। बिजनेस एसेट लाइबिलिटी है, बिजनेस नेम पे होना जरूरी नहीं है। एक सोल प्रोप्राइटर है तो उसके अपने नाम ही होगा, लेकिन उसका आपने शो फिर बैलेंस शीट में करना है। उसको आप फिर पर्सनल में नहीं शो कर सकते। जब आपने खुद कह दिया ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, वेल्थ स्टेटमेंट ने शो कर दिया, तो फिर बिजनेस तो नहीं है। देखिए इंडिविजुअल की रिटर्न में आता है कैश इक्विवेलेंट का लफ्ज है, वहाँ बिजनेस वहाँ शो करते कैसे हुआ कि आपने ये अकाउंट वहाँ शो किया है? कहाँ जब वो इक्विटी वाला दिखाएं
उसमें इसको शो कर मैं- रहे हैं, लेकिन वहाँ अकाउंट का कॉलम नहीं है। नहीं है। कैश इक्विवेलेंट आता वो एक ही बात है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश के इक्विवेलेंट क्या होता है, बैंक भी कैश है। कैसे प्रूव होगा मेरा पर्सनल जो है अकाउंट है मेरे नाम पे, मैंने वहाँ शो नहीं किया और कंसीलमेंट नहीं है वो। अभी बता देते हैं ना। अब कैश इक्विवेलेंट किधर है भाई, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहली बात तो कैश है, कैश तो फॉरेन करेंसी भी हो सकता है, पाक रुपये भी हो सकता है। कैश इक्विवेलेंट जो है जो इमीडिएटली कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जैसे बैंक है, बैंक में आपका करंट अकाउंट है, जाए पैसे ले आए, ठीक है। इस तरह कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जो अभी जाए उसको कैश कर लें, प्राइस बॉन्ड है तो इसमें आएंगे। इसमें कैश इक्विवेलेंट ब्रॉड सेंस है, आपके ऑल बैंक इसमें आएंगे, बिजनेस बैंक अकाउंट, ऑल कोई शॉर्ट टर्म होंगे, ऑल करेंसी आपके पास है, तो जितने आपके बिजनेस हैं वो इसके अंदर है, ठीक है। अगर बिजनेस जितने भी हैं, बाकी आपने बिजनेस वाला आपने प्रोफाइल में भी अब दे देना है। आप इसका बैलेंस तो शो करेंगे ना, करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए, तो उसको फिर सेग्रीगेट, जब वो पूछेगा भी इसमें क्या है, फिर आप बताएंगे इसमें कैश ने इतना है, इतनी फॉरेन डॉलर है, इतनी यूके की करेंसी है, इतने पाक रुपये हैं, बाकी इतना, ये 10 बैंक है मेरे, ए बैंक बी बैंक, ये बिजनेस बैंक है, इनका इतना इतना क्लोजिंग बैलेंस है, इसके अलावा ये बॉन्ड्स है, ये टोटल करके आप देंगे। अब यहाँ जो बैंक आप शो करेंगे या आप कैश अकाउंट शो करेंगे, ये आपकी पर्सनल वेल्थ में नहीं होगा। अगर आप उधर भी शो कर देंगे डबल हो जाएगा, फिर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ कोई अमाउंट आप XY शो करेंगे ना, तो बिजनेस जितने भी आपके बिजनेस में यूज हो रहे हैं आपके बैंक अकाउंट, वो इधर बैलेंस आएंगे, वो आप उधर पर्सनल में नहीं शो कर सकेंगे। इधर वहाँ जो कैश इन हैंड है वो वहाँ का होगा, वो इधर नहीं होगा, इधर वाला उधर नहीं, उधर वाला इधर। यहाँ बिजनेस में आप रखेंगे कितना, जो आपकी सेल परचेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, एसेट से जो नेट बचा है वो इधर कैश होगा। इस कैश से आप अगर चाहें तो ड्रा कर सकते हैं, इससे आपको कैपिटल में से ड्रा करके कैश उधर ले जाएंगे, वो पर्सनल बन जाएगा। उधर से कैश आप इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कैपिटल बन जाएगा और बिजनेस का कैश बन जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप कोई एसेट भी बेच सकते हैं पर्सनल वेल्थ में से, वहां से कोई एसेट, कैश या इन काइंड कोई चीज आप चाहें बेच दें तो बैलेंस शीट में बेच दें इधर बिजनेस में, तो वहां से कम हो जाएगा, इधर आ जाएगा। इसी तरह रिवर्स लेके जाना है, इधर से फर्नीचर पड़ा हुआ है ऑफिस में, पहले आपने कैपिटल दे के इधर फर्नीचर कैपिटल 2 एंट्री कर ली, आप वापस ले जाना चाहते हैं फर्नीचर इधर से गायब कर दें, उतना कैपिटल कम कर दें या ड्राइंग कर लें। इस तरह इधर इसी तरह दूसरे एसेट है, कैश इधर से आप इधर ला भी सकते हैं, कैश दे दें बिजनेस को, उधर कैपिटल बढ़ गया, उधर बिजनेस का कैश बढ़ गया। आज आप ड्रा कर लेते हैं, इधर से बिजनेस कैश कम हो जाएगा, अपना उतना कैपिटल एज ड्राइंग कम हो जाएगा और उसमें चला जाएगा पर्सनल। पर्सनल अकाउंट हम उसकी प्रोफाइल में दे देते, इसका मतलब वो क्या है? किसका 114 कॉम, वहाँ बिजनेस अकाउंट देना है, बिजनेस बैंक अकाउंट देना है, पर्सनल नहीं देना। 114 ये वैसे भी खत्म हो वो हो गया उसकी, अब वो अमेंडमेंट मॉडिफाई हो गया, उसमें कहा है कि पर्सनल अकाउंट नहीं देना, उसमें बिजनेस अकाउंट देना है। बिजनेस अकाउंट आप अगर इंडिविजुअल है तो आपके नाम ही होगा, लेकिन वहां मेंशन कर देंगे कि ये मैं बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, और उसको आपने फिर बैलेंस शीट में देना है, वो पर्सनल वेल्थ में नहीं आप दे सकते, क्लियर। उसको फिर आप वेल्थ में नहीं दे सकते। तो ये क्वेश्चन बेसिकली ये हो सकता है कि एक ही अकाउंट है, पर्सनल पर्पस का भी है और उसका भी है, जॉइंट है, तो फिर आप उसको ट्रांजैक्शन सेग्रीगेट करने पड़ेंगे, तो वो सारा ही आप बिजनेस में दे सकते हैं। जो उसमें आपके पर्सनल ट्रांजैक्शन होंगे उन सारों को ड्राइंग कर लेंगे, कोई पर्सनल आपकी रिसीट उसमें आ जाएंगी तो उसको कैपिटल डाल देंगे, तो उसको भी आप बिजनेस में शो करके पर्सनल में जितने उसमें आपने क्रेडिट किए आपने पर्सनल, उतना कैपिटल बढ़ा देंगे, जितने आपके पर्सनल पेमेंट हुई है वो उसमें से निकाल के आप ड्राइंग कर लेंगे, तो उसका भी आप बिजनेस में शो करके कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेटा कैपिटल नेचर के, ये क्या है, ये सैलरी के लिए 25,000 की लिमिट है। इसकी भी पहले 15, इसकी 15,000 होती थी, इसको अब उसकी 10,000 थी, इसकी 15,000 थी, अब दोनों को 25 कर दिए, ठीक है। सैलरी जो है आपकी वो 2.5 लाख उसी तरह ही है एक हेड वाला, तो इसमें 25,000 से ज़्यादा होगी तो वो आपकी होगी। इसके बाद कैपिटल नेचर के कोई भी हो जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा ओवर 1 ईयर हो, या एफिशिएंसी को बढ़ाएं या प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, वो कभी कभार हो, तो वो कैपिटल नेचर के हैं, तो वो वाले एक्सपेंडिचर भी एडविजिबल नहीं होंगे। ये सेल, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी एक्सेस ऑफ 5% ऑफ टर्नओवर इनकर्ड बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी,
ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो कहते हैं जी हमारे एडवाइस प्रमोशन के एडवाइस बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, वो 50% ही डाल दें, उन पर भी उन्होंने कंडीशन डाल दी, उन्होंने जी आपके उन्होंने हमारी तो सारी जितनी सेल है उतने ही खर्चे, तो सारे ही पब्लिसिटी में उस पर हो गए। उन्होंने कहा इस लिमिट तक 10% से अबाव हो गए ऑफ द टर्नओवर, तो वो इनएडमिसिबल होंगे। उसके बाद ये यूटिलिटी एक्सपेंस जो है इसकी भी उन्होंने प्रेस्क्राइब रूल्स हैं, उसमें लिमिट दी होगी कि उस लिमिट से ज़्यादा होंगे या पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे या और भी उसमें कंडीशन स्पेसिफाई होंगी, तो वो अगर हैं तो वो फिर अकॉर्डिंगली उस लिमिट तक या उस कंडीशन तक होंगे। एक्सपेंस एट्रीब्यूटेड टू सेल, सेल रिलेटेड कोई भी है, जैसे ये एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन ये वो इस तरह के जो सेल रिलेटेड है, जो सेल को प्रमोट करते हैं, तो वो उसके लिए भी अगर वो पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, जो सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन है उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो वो अगर आदमी है तो उसके लिए उसकी भी रिस्ट्रिक्टेड लिमिट दी होगी किस हद तक है। वो ने कहा A by B, A is the total amount of deduction claim, this part A is the turnover and the total amount sale exclusive sale tax and federal excise person required but not registered the sale tax where sale equal to exceed rupee 100 million per person। उसके बाद ये हर इंडिविजुअल बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइडेड दैट डिस्काउंट अंडर दिस शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल डिडक्शन क्लेम इन दिस पार्ट, टोटल से वो डिडक्शन जो है 10% से ज़्यादा ना बढ़े। आगे क्या बेटा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट बोर्ड में कंडीशन बोर्ड भी लगा सकते। 6 बज गए, आज मेरा सेक्शन 21 पे इसको हाँ मेरे ख्याल की पे क्लोज करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 21 सेक्शन जो है, यूजुअली 21 सेक्शन और 174 सेक्शन जो है ये मोस्टली एक्सपेंस रिलेटेड जो है डिसअलाउ के लिए ये इन्वोक होता है। तो एक जब साल के शुरू में भी अपने जितने क्लाइंट है उनको भी एडवाइस कर देना चाहिए कि इसकी कंप्लायंस जो है वो आप ये जो लिमिट्स हैं 2.5 लाख और 25,000 और बाकी जो परमिशंस हैं अप्रूवल्स हैं वो फंड की और दूसरी चीज़ें या विद होल्डिंग के रिलेटेड इसको कंप्लाई विद करें, ताकि इसमें कोई टैक्स जो उतने जितना इनएडमिसिबल होगा वो इनकम उतनी बन जाएगी, उतनी ज़्यादा अमेंडमेंट होकर ज़्यादा इनकम हो जाएगी अकॉर्डिंग टैक्स ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। मैं इंतहाई मशहूर हूँ अपने उस्ताद मोहतरम अंशा सुखैरा साहब का, जो हमें इनकम टैक्स रिटर्न बिज़नेस के रेफरेंस से हमें गाइड कर रहे थे। मैं एक चीज़ कहता होता हूँ उसको आज फिर दोहराऊँगा, और इस सारी एफ़र्ट के पीछे मकसद और पर्पस क्या है। रिटर्न फाइल करना, उसके कॉलम फिल करना सिर्फ इतना कोई इम्पॉर्टेंट है जितना बंदा इंग्लिश सीखते हुए ABC सीख जाए। जब तक उसके बिहाइंड लॉ इल्म नहीं है, आप उसके बिहाइंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस कल को इल्म नहीं है, उसकी रिकॉन्सिलेशन इल्म नहीं है, तो यही आपको पता है इस टाइम जो टैक्सेशन के मार्केट में चीज़ों में हो रहा है कि लोग क्वैक्स के पास जाते हैं जिनको कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होते, और वो क्लाइंट्स बजाय वो बेनिफिट लेने के कल को उनके गलत रिटर्न फाइलिंग को भुगतते रहते हैं। तो इस सारे सीक्वेंस में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो रिटर्न फाइल करें वो अकॉर्डिंग टू लॉ, मैक्सिमम लॉ हमारे जहन में हो जब हम रिटर्न की प्रिपरेशन करें, उसको प्रॉपर अप्लाई करें, ताकि क्लाइंट का भी हम पे हक़ है कि हम उसको सही दुरुस्त प्रोफेशनल सर्विसेज दें। तो ये हम पे भी लाजिम है कि हम उसके नुकसान से बचाएं। इसके साथ बहुत मशकूर हूँ, आज का सेशन क्लोज़ करते हैं। अगला सेशन सर इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, और इसका जो बाकी पोर्शन है वो इंशाल्लाह हम अगले सेशन में मज़ीद इसको मुकम्मल करेंगे। बहुत शुक्रिया।